अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है और कुछ चीजें हैं जो आपके सामने फैक्ट्स की सूरत में रखनी है। पहले तो आपको बताएंगे कि जनाब कुछ सूरत हाल ऐसी बन रही है, प्रोपेगेंडा जो है वो उरूज पर है, जिसमें अभी हमने देखा कि शब्बर जैदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए यूज किया गया, उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ, उसमें से गुब्बारे में से हवा कैसे निकली, वो सारी मैं तफसील आपके सामने रखूंगी। इसी तरह का इसी से कनेक्टेड जुड़ा एक वाकया जो वॉशिंगटन में एक अहम सेमिनार हुआ था, उसमें भी डिस्कशन में आया कि जहां पर एक पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो भी आप उसको कह लें सपोर्टर ने वहां पर गुफ्तगू की कि जी आईएमएफ बेल आउट पैकेज जो था उसको रोका क्यों नहीं गया अमेरिका की जानिब से, जबकि सारी चीजें सामने है कि इंसानी हुकूक की किस तरह से पामाली हो रही है। तो उसके अगेंस्ट भी एक नैरेटिव बनाया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दिया उनके टीवी चैनल के लिए और वहां पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बड़े बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बड़े चश्मकुशा इंकशाफात किए, लेकिन उनकी हकीकत क्या है और कुछ आईना देखेंगे कि पहले ये लोग क्या बात कर रहे थे और अंदर खाते क्या हो रहा था, तो वो एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। और लास्टली आपको बताएंगे कि अवाम में शऊर आना शुरू हो चुका है और यही वजह है कि अब लोग बहुत से मामलात पर सवाल उठाते हैं, बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना हक मांग सकें। हुक्मरानों के जाली तरीकों में अब उस तरीके से वो हंसते नहीं हैं। ये सब कहानी क्या है, ये भी आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरन उसका मैसेज आ जाए। आते हैं जी सबसे पहले जरा इस मामले पर कि जियो कैसे इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसके लिए क्या क्या उनके ओछे हथकंडे जो हैं वो जारी हैं। जियो में एक इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को शब्बर जैदी साहब ने और वो अभी रात 10 बजे टेलीकास्ट होना था, जो कि उनके प्रोग्राम का वक्त है, यानी जुम्मे की रात 10 बजे वो टेलीकास्ट होना था। हुआ ये कि जियो ने, चूंकि वो पहले कहीं हिस्सा कुछ उनका रिकॉर्ड हो चुका हुआ था, तो जियो ने उसी की बुनियाद पर एक लाइन काट कर उसको अपनी जियो की वेबसाइट पर डाल दिया कि शब्बर जैदी साहब ने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि जनाब पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था और अगर पीटीआई की हुकूमत मजीद चलती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। और ये सिर्फ एक लाइन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के लगाई गई और उसके बाद फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए शुरू हो गए और उसके बाद हमने देखा कि पूरा एक नैरेटिव बना दिया गया कि देखें जी शब्बर जैदी साहब जो कि खुद इमरान खान साहब की माशी टीम का हिस्सा थे और चेयरमैन एफबीआर उन्हें मुकर्रर किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से, तो वो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया था और ये तो पहले ही साल में उन्होंने कर दिया था। एक ही साल में उन्होंने ये हाल कर दिया था कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और अगर पीटीआई की हुकूमत मजीद रहती तो मुल्क मईशत के तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल खत्म हो जाता। ये उन्होंने सारी उसकी इंटरप्रिटेशन निकाली। मैंने जब ये टिकर देखा तो जियो का टिकर था, मुझे उसी वक्त शक हो गया कि ये कोई मामला ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोट किया गया। मैं आपको वैसे अपने जाती एक्सपीरियंस का बताऊं कि जब भी मैं नियो न्यूज या जियो न्यूज इन दोनों का कोई टिकर देखती हूँ तो मुझे पता होता है कि इसमें लाजमी कोई गड़बड़ का इम्कान है, तो इसको कभी भी इसके ऊपर मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं किसी तरह पहले खुद देख लूं, सुन लूं, इसकी तफसील जान लूं, इसकी तस्दीक कर लूं, फिर उसके बाद उस पर बात करूं, क्योंकि मुझे पूरा शक होता है कि ये दोनों जगह से गड़बड़ की खबर होती है और ऐसा ही हुआ। उसकी वजह यह है कि जब मैंने उसका वो क्लिप तो नहीं उस वक्त चल रहा था, अभी तक तो सिर्फ इतना हिस्सा ही था जो लिखी हुई स्टेटमेंट थी जियो की तरफ से। उसके बाद मैंने देखा कि मुख्तलिफ जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने रद्द-ए-अमल देने शुरू कर दिए। असद उमर साहब का भी रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने भी कहा कि शब्बर जैदी साहब ये आपने कौन सी कहानी ईजाद कर ली, ये कौन से आपने मामलात डिस्कस किए हैं, वहां पर ऐसी तो कोई सिचुएशन कभी नहीं बनी थी जो आप डिस्कस कर रहे हैं बैठकर। मुजम्मिल असलम साहब ने उसके ऊपर ट्वीट किए, उन्होंने सारी तफसीलात बताई। हमाद अजहर साहब ने भी कुछ इसी तरह उसके ऊपर अपने जो आदाद शुमार थे वो सामने रखे और बताया कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। तो उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया सार्फिन का भी रद्द-ए-अमल आने लगा और सब शब्बर जैदी साहब को कोई तनकीद करने लगा कि जी आपने ये क्या आके पीठ में छुरा घोंपना शुरू कर दिया है, कब इस तरह के हालात थे और ये वो। तो ये सारी चीजें जो है हम सोशल मीडिया पर एक तूफान उठता हुआ देख रहे थे।
उसके बाद क्या होता है कि शब्बर जैदी साहब के वो क्लिप को ही वायरल कर दिया जाता है जियो की तरफ से, जिसमें वो गुफ्तगू हो रही है। प्रोग्राम अभी नहीं चला था, उससे पहले ही क्लिप वायरल कर दिया गया। और जब मैंने वो क्लिप देखा तो उसके बाद मैंने देखा कि जनाब शब्बर जैदी साहब उसमें ये बात कह रहे हैं कि चीजें खराब हो रही थी और मुझे जिस तरह से नजर आ रहा था कि चीजें जिस तरह से चल रही हैं वो मामला सेटल नहीं है। बड़ी तेजी में वो क्लिप एडिट हुआ था। तो उसमें शाहजेब खान ज़ादा साहब के ये अल्फाज हैं। तो यानी मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट की तरफ जा सकता था जिस तरह की सिचुएशन थी वो, यानी ये अल्फाज बेसिकली शाहजेब खान ज़ादा साहब उनके मुंह में डाल रहे थे। और उस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो ये चीजें इस तरह से की और ये वो, उसको फिर उन्होंने फर्दर फिर उसी बात को आगे बढ़ाया कि चीजें वाकई खराब हो रही थी। फिर मैंने खान साहब के सामने मुख्तलिफ स्लैब्स में ये बताई, प्रेजेंटेशन दी। तो उन्होंने फिर असद उमर से पूछा कि असद ऐसा ही है? तो उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। और फिर उसके बाद असद उमर साहब को तब्दील भी कर दिया गया वगैरह वगैरह, जो भी फिर आगे उनकी मामला थे। लेकिन ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि अगर पीटीआई की हुकूमत रहती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ये बेसिकली शब्बर जैदी साहब के मुंह से मैंने अल्फाज नहीं सुने। ये शाहजेब खान ज़ादा साहब के क्वेश्चन के अल्फाज थे जो वो उनके मुंह में डाल रहे थे। ये होता है ना, आप लुकमा दे देते हैं और फिर वहीं से गेस्ट जो है वो बात को आगे लेके चलता है। और बाद में जियो ने उसको अपने तौर पर शब्बर जैदी साहब के अल्फाज बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। और ये वहां पर ही मैंने क्लिप में ही समझ लिया कि ये इनके साथ बारीक वारदात डाली गई है। और उसका फिर बाद में इजहार उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए मेंशन भी कर दिया। कुछ ही देर बाद शब्बर जैदी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आई सजेस्ट नॉट टू मेक कमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लिप बीइंग रन, सी कंप्लीट इंटरव्यू फर्स्ट, आई विल इंश्योर दैट देयर इज नो अननेसेसरी एडिटिंग, I have criticized the system, not the party. I have publicly said that there was no defect in IK economic policy. However, mafia blocked. मतलब ये कि सिर्फ क्लिप के ऊपर ना कमेंट करते चले जाएं, पहले पूरा इंटरव्यू देखें। मैंने ये बात नहीं की कि इमरान खान की माशी पॉलिसी में नकाइस थे, बल्कि मैंने ये कहा कि सिस्टम इतना हमारा खराब हो चुका है, माफियाज ने इस तरह से यरगमाल बनाया हुआ है सिस्टम को कि पॉलिसी कितनी भी अच्छी बन जाए चलने नहीं दी जाती। तो बेसिकली उनका थीम ये था। और उसमें से मर्जी के अल्फाज मुंह में डालकर कोशिश ये की गई कि इमरान खान के ऊपर जो है वो एक प्रोपेगेंडा का नैरेटिव जो है वो बनाया जाए। तो ये उन्होंने फिर ट्वीट करके अपनी वजाहत की है। ये ठीक है कि वो और केयरफुली अपनी बात को कन्वे कर सकते थे शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में, लेकिन ये नेचुरली हम देख रहे हैं कि इस किस्म की क्योंकि अब इस हुकूमत की तो माशी पॉलिसी या माशी कारकर्दगी कुछ है नहीं कि जिसके ऊपर कोई ये बताएं कि जी इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर लिया। उल्टा हमने तो ये देखा कि जितनी देर ये हुकूमत रही हर वक्त हमारे ऊपर डिफॉल्ट की तलवार लटकती रही। तो अब इनकी इस नाअहली को छुपाने के लिए कोशिश ये की जा रही थी कि बनाया ये नैरेटिव जाए कि जी ये सिलसिला तो इमरान खान के दौर से ही शुरू हो गया था डिफॉल्ट वाला, और ये बेसिकली उनका सारा किया धरा है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की जो एक कोशिश थी वो है और उसमें आपको उसी का ये हिस्सा नजर आता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात जरूर कहूंगी कि मैंने अक्सर देखा है कि जो बड़े बड़े हमारे एनालिस्ट होते हैं या बहुत बड़े ओहदों पर रहने वाली शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं, अक्सर वो जानते बूझते कि जियो वाले समा वाले किस तरीके से आजकल फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात इन्हीं चैनल्स पर जाकर इंटरव्यू देना पसंद करती हैं, इन्हीं को जाके वो अहम खबरें ब्रेक करते हैं। और जो बाकी चैनल्स होते हैं या बाकी जो लोग इदारे प्रोग्राम्स के लोग होते हैं अक्सर इनको बहुत देर तक कोशिश करते हैं, तो फिर भी उनको ये हाथ नहीं आते और फिर उन्हीं के हाथों इनकी दुर्गत भी बनती है और उन्हीं के हाथों फिर वो जिस तरह से इनके अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं उससे फिर इनको वैसे भी वजाहतें देनी पड़ती हैं। ये मुझे याद आ रहा है कि एक दफा फवाद चौधरी साहब ने भी इसी किस्म का इजहार किया था कि जी वहां पर वो गए तो उन्होंने इस तरीके से, लेकिन अगेन वही बात है, खैर फवाद चौधरी साहब तो काफी फ्रीक्वेंटली हमारे भी चैनल पर आ जाते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि उस वक्त वो मिनिस्टर थे कि फवाद चौधरी साहब हों या दीगर मिनिस्टर साहब हों, इनको चाहिए कि फवाद चौधरी साहब को तो मैंने फ्रीक्वेंटली देखा और लेकिन मिनिस्टर्स कम कम हमें हाथ आते थे छोटे चैनल्स पर या रेटिंग में पीछे रहने वाले चैनल्स को ये लोग इंटरव्यू जल्दी नहीं देते, वक्त नहीं देते और जाते भी भाग भाग के इन्हीं चैनल्स पर हैं। और फिर वही चैनल्स चूंकि वो उस वक्त भी एंटी इमरान चैनल थे तो वो उस वक्त भी इनके बातों के ऊपर इसी तरह से गलत मलत हकाइक को रखते थे
और ये LNG के ऊपर भी हम अजहर साहब की कितनी बैंड बजाई थी शाहजेब खानजादा ने, फिर भी उधर ही जाके क्लैरिफिकेशन 2-3 दफा दी उन्होंने, इसके अलावा वो जल्दी हाथ भी नहीं। तो मेरा ख्याल है ये सियासतदानों को भी देखना होगा कि क्रेडिबल लोगों की तरफ आप जाएं और ये मत सोचें कि कोई इतना नॉन एंकर है या नहीं, या कोई नॉन चैनल है या नहीं, रेटिंग में कहाँ है, बल्कि आप ये देखें कि कौन क्रेडिबल है, कौन सही सहाफत कर रहा है, और उसके पास जाकर आप अगर बैठेंगे तो उससे आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा। तो पता नहीं फिर भी इन लोगों को यही लोग पसंद है, जा जाके इन्हीं के प्रोग्राम्स में बैठते हैं। बहरहाल जी ये इनकी अपनी मर्जी है। ये तो थी जनाब शबर जैदी की कहानी। अब जरा सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ की कहानी, जिन्होंने मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू में ये बात तस्लीम की है कि सिर्फ 1 साल बाद ही इमरान खान साहब की हुकूमत को संभाले हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, तो उसके बाद ही जनरल बाजवा साहब इनके साथ राब्ते में आ गए थे, PMLN के साथ डील्स हो रही थी, मामला तय पा रहे थे और इन्हें हुकूमत भी ऑफर कर दी गई थी। हत्ता कि ये तक कहा कि पहले आप पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर लें, फिर दिसंबर तक आपको, 2019 की मैं बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद दिसंबर तक हम आपको जो है वो वफाक में भी हुकूमत दे देंगे। और इन्हीं डील्स के एवज इन्होंने एक्सटेंशन के लिए वोट भी डाल दिया, जो उस वक्त का बिल था उसमें वोट भी कर दिया, एक्सटेंशन भी हामी हो गए, ये रजामंद हो गए देने के लिए। और ये सब बातें ऑन एयर आके मान रहे हैं कि जी बिल्कुल हमारी डील भी हुई थी और हमने ऑफर भी उनकी कबूल की और हमने एक्सटेंशन भी के लिए वोट भी दिया और हमने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी दिलवाया, उनको बाहर भी भिजवाया। अब ये सारा कुछ मान रहे हैं। और अब मैं जरा इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको याद है कि एक तरफ यानी ये इस तरह की डील्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ आके हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि जी वोट को इज्जत दो। एक जानिब एक्सटेंशन के लिए वोट डाल रहे हैं और दूसरी जानिब आकर हमें कहानी सुनाते थे कि जनाब ये जो आमिर हैं ये सिलेक्टर्स हैं। तो फिर आप क्या खुद सिलेक्ट होने की कोशिशें कर रहे थे उस वक्त? एक तरफ ये प्रोपेगेंडा करते थे कि जी इमरान खान ने तो खुद नवाज शरीफ को भेजा, और आज हम ये इकरार सुन रहे हैं इनके मुंह से कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें भेजा। फिर इसी तरह ये उस वक्त हमें कहा करते थे कि जनाब जो इमरान खान की हुकूमत है वो तो हमने बड़े आईनी तरीके से रुखसत की है, और आज सारी साजिश को खुद खोल के बयान कर रहे हैं कि किस किस तरह कब कब मुलाकातें होती थी, क्या क्या चीजें तय हो रही थी और ये साजिश कैसे रची बसी, वो सारी बातें खुद बता रहे हैं। तो ये है इनका तरीका वारदात, इनके बयानिए, इनके जो नारे हैं वो सिर्फ अवाम को पागल बनाने के लिए। ना ये लोग कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुए, ना ये कभी जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, ना कभी ये सिविल सुप्रीमेसी के लिए यकीन रखते हैं। ये सिर्फ बूट चाटते हैं और जब बूट इनको अपने उसमें ले लेता है ना गोद में, तो फिर इन्हें बूट अच्छा लगता है, और अगर वो नहीं लेता तो तब ये थोड़ा सा उसको शोशा करते हैं, गुस्सा, ताकि वो इन्हें दोबारा अपनी गोद में ले ले। और फिर जब लेते हैं तो ये डील्स करते हैं और फायदे उठाते हैं, और ये इनकी असल हकीकत है। बाकी सारा उसके इर्द गिर्द जितना मर्जी ये जाल बुन लें, वो आप देख लें कि हकीकत क्या, आप अपने मुंह से इतराफ करें। और मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि अगर आपने ये स्याह कारनामे किए ही हैं तो कम से कम इतने गट्स तो रखें कि अगर आप ऊपर से टीवी पर बैठते भी हैं, लोगों को फेस भी करते हैं और बताते हैं कि हम उस वक्त झूठ बोलते थे, देखो हमारी अक्लमंदी। और असेंबली में भी आपको उनकी स्पीच याद होगी जिसमें कह रहे थे कि इन्हें अभी ये PTI वालों को पता नहीं है कि इनके साथ होने क्या वाला है, जब इनको पता चलेगा इनके ऊपर आसमान गिर चुका होगा। ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट थी। क्यों थी? वो इसीलिए थी कि पीछे सारा कुछ उन्हें पता था कि जो ये मामला तय कर रहे हैं फौज के साथ। ये सारी कहानियां हैं। और मरियम नवाज भी ऑन रिकॉर्ड है जो कहती थी कि जी फौज के साथ भी बात हो सकती है, सब कुछ हो सकता है अगर वो हुकूमत को घर भेज दें। तो अब आपने देख लिया है कि हुकूमत को उन्होंने घर भिजवा दिया था बाजवा साहब ने, और फिर उसके बाद जो चीजें हुई, और भी वो बड़ी बातें बता रहे थे कि जब ये डील्स हुई उस वक्त ISI चीफ तो मौजूदा आर्मी चीफ थे आसिम मुनीर साहब, लेकिन फिर उन्हें इस सारी साजिश से किस तरह से वो क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि जी वो तो DGISI थे लेकिन वो ऑन बोर्ड नहीं थे, उन्हें पता नहीं था। तो ये भी उन्होंने बीच में एक रखा है ऑप्शन कि जी मौजूदा आर्मी चीफ का इस सारे मामले में कोई वो नहीं था, किरदार नहीं था। बहरहाल जी ये ख्वाजा आसिफ साहब की हकीकत है। और आजकल इनको अजीब कुछ मसला हुआ है, कभी खवातीन के बारे में अजीबोगरीब रिमार्क्स दे रहे हैं, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसी तरह से ये बाजवा साहब के बारे में भी जो इन्होंने अभी कल बातचीत की है वो भी, तो मुसलसल खबरों की जीनत बने हुए हैं और कुछ ना कुछ रोज फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि मैं जहां ये बात कर रही हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये तमाम सियासी जमातें तनकीद तो करती हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसा लगता है कि सियासी फायदे के लिए करती हैं, और जब अमली तौर पर कुछ करने का वक्त आता है तो ये तमाम सियासी जमातें हमें पीछे हटती, कमजोर पड़ती नजर आती हैं। और इसका ही एक मुजाहरा PTI ने भी किया। अभी कल ही आर्मी एक्ट में तरमीम का जो बिल था वो पेश किया गया तो उसको पास कर लिया गया।
इस पे आज मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग, कल हामिद मीर साहब ने भी इस पे अपने प्रोग्राम में बात की हुई थी कि जी पीटीआई चाहती तो ये बिल रिजेक्ट कर सकती थी, सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है। तो पहली बात तो ये है कि ये बात फैक्चुअली गलत है। पीटीआई की सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है और पीटीआई चाहती भी तो ये बिल रिजेक्ट नहीं हो सकता था, इनके मेंबरान की तादाद कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो इस पे बात ही नहीं करी कि ये बिल रिजेक्ट करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था, पीटीआई को नहीं होती आपकी स्ट्रेंथ ना करवाते, लेकिन आपने इसकी हिमायत में वोट क्यों दिया, ये है बुनियादी सवाल। कि आजकल तो आप बने हुए हैं ना सिविल सुप्रीमेसी का इस्तारा, और आजकल तो ये पीटीआई का नैरेटिव है कि जनाब बिल्कुल भी जो अवामी मंगे हैं उसके मुताबिक होना चाहिए हर कुछ, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो इन हलकों में नहीं होनी चाहिए। तो फिर जहां पर इस तरह का बिल आ रहा था कि जिसमें ये बात हो रही थी कि भी कोई भी फौज के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता, आर्मी चीफ की पॉलिसी पर तनकीद नहीं कर सकता, कोई आर्मी चीफ जिसको चाहे एक्सटेंशन दे सकता है, इस किस्म की जहां कानून साजी हो रही थी, तो पीटीआई ने फिर उसकी हिमायत में वोट क्यों डाला? आप बिल नहीं रोक सकते थे, आप वॉकआउट कर जाते, जैसे सेनेटर रजा रबानी ने किया, जैसे मुश्ताक गनी साहब ने किया, शायद एक आध किसी और ने भी किया, तो आप भी वॉकआउट कर जाते, मुखालिफत में वोट डाल देते। हिमायत में वोट क्यों डाला गया? इसका मतलब है कि आप भी क्या यही चाहते हैं बेसिकली कि सिर्फ इनको खुश करके आप भी उनकी कबूलियत में आपको कुछ जगह मिल जाए? तो ये फिर हकीकी लड़ाई तो ना हुई, ये तो फिर वही बात हुई कि जो हम पहले पीएमएलएन को कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को आकर इसका अपना इस पे वर्जन देना चाहिए कि आखिर पीटीआई ने आर्मी एक्ट की हिमायत क्यों की, या अगर उन्होंने इसको इसलिए हिमायत की है कि वो समझते थे कि ये मुल्की मुफाद में है, ये अच्छी तरह मीम है, तो फिर उसको भी आके ऑन करें और उसको आके बताएं, पब्लिकली जस्टिफाई करें। तो ये एक अजीब सी उनकी तरफ से हिकमत अमली है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब अवाम को किस तरह से चीजें समझ आने लगी हैं। इसमें मैं आपको खास तौर पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ। एक शहरी ने रिट कर दी है पिटिशन इस हुकूमत के खिलाफ, खासतौर पर निगरान वजीर आला पंजाब के खिलाफ, जिसमें उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करवाई है, और उसकी वजह यह है कि वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं इंडिया के मुकाबले में। 500 फुट लंबा टावर, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा कर 14 अगस्त को, और इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मुख्तस करवाया है। और उसने ये भी कहा है कि वो ये भी चैलेंज करने जा रहे हैं कि जो अभी ब्यूरोक्रेसी में आपने खबर सुनी होगी कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां तकसीम की गई हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि भाई आईएमएफ से आप रुपए के मोहताज हैं, उनसे पैसे आप इसलिए मांग रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है बाबू को आप गाड़ियां बांटते फिरें। और इसी तरीके से उन्होंने ये बात की कि जनाब ये हमें ये चीजें ना वो सूट नहीं करती, जेब नहीं देती हमारे जैसे मुल्कों को, जब हम कशकोल लेकर लोगों से मांगते फिर रहे हैं तो हमें ये शाख खर्चियां ना सूट नहीं करती कि हम 40-40 करोड़ रुपए सिर्फ झंडा लहराने पर लगा रहे हैं। भाई हमारा इंडिया से कोई इस बारे में मुकाबला ही नहीं है, वो 400 पे लगाएं या 100 पे लगाएं या 1000 फुट पे झंडा लगाएं, वो हमसे बहुत आगे हैं। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है कि हम एक 10 फुट ज्यादा ऊंचा झंडा लगा के बड़ा कोई तीर मार लेंगे। तो इस तरह की अपनी जहनी आसूदगी के लिए इतने इतने पैसे जाया करने का कोई जवाब नहीं है जब आपके घर में खाने के लिए पैसे ना हो। तो मैं समझती हूँ कि ये शहरियों का शऊर आना ये बड़ी अच्छी बात है, और बिल्कुल हमें अपने टैक्स के पैसों के ऊपर एक पहरा देने की जरूरत है कि हुक्मरान अपनी अय्याशियों के ऊपर ये पैसे ना लुटाएं, या अपनी जहनी आसूदगी या शो शाह के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए ये पैसे ना लुटाएं, बल्कि इनको अगर हम किसी भी तरह हासिल कर रहे हैं तो कम से कम ये सही इनका मसरफ हो, सही तौर पर ये पैसे यूटिलाइज होने चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।